सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। मोर स्पेसिफिक एंशिएंट हिस्ट्री से वी आर गोइंग टू डील। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डेल्ट विथ कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट क्या है, वेयर वी अंडरस्टूड कि हिस्ट्री जो है पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्रोनोलॉजिकल स्टडी को एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री बोलते हैं, जहां पे हम बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं और उनकी एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग पे बिल्ड अपने सब्जेक्ट को हम हिस्ट्री बोलते हैं। नाउ हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमने डेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, वेयर वी डिस्कस्ड कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, पास्ट से अब तक के जो इवेंट्स है वो टाइमलाइन पे कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, सबसे अर्लीस्ट इवेंट कौन से थे, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एंड सब्सिक्वेंटली प्रोसीड करते हुए हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि हिस्ट्री जो है पास्ट इवेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती होगी जिनके बिहाफ पे हम अपने एविडेंसेस को बिल्ड करते होंगे ताकि हिस्ट्री को समझ सके। तो इसी प्रेमाइस पे आज का हमारा जो टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस का जो लेक्चर है उसका सबसे पहला चैप्टर जो है इसी प्रेमाइस पे बेस्ड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो किन किन सोर्सेस का रेफरेंस लेके हमें एक आइडिया लगता है अपने एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर 1 है जिसको ब्रॉडली आज हम डील करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर किन किन सोर्सेस से जो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नाउ प्रीवियसली एक और हमने कैटेगराइजेशन देखा था कि अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जहां पे कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हम यूजुअली जो है स्टोन एज के टाइम पीरियड की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है और जो हमारी वहाँ की अंडरस्टैंडिंग है वो थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है। दूसरे पार्ट में हमने क्लासिफाई किया था हिस्ट्री को प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो जहां पे रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं लेकिन जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस भी फॉर्म में लिखी गई है, वो स्क्रिप्ट को अभी डेसिफर नहीं किया गया है। हमें आइडिया नहीं है कि आखिर लिखा क्या है, यानी कि रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है लेकिन देयर्स नो अवेयरनेस ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इस टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हमने क्लासिफाई किया था और ये इस टाइम पीरियड की भी अंडरस्टैंडिंग हमें थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही पता चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसे प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया था। नाउ तीसरा पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे। हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो जो पास्ट इवेंट्स जिनके बारे में हमें रिटन सोर्सेस से एविडेंसेस मिलते हैं एंड अप टिल नाउ, अप टिल द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे ही हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे क्लासिफाई किए जाते हैं। यानी कि हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे रिटन सोर्सेस अवेलेबल हैं और उससे पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हमें पता चली है। तो इसी प्रमाइस पे एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं उनको डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर हमें पास्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है तो आइदर थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और थ्रू लिटरेरी सोर्सेस, इनकी स्टडी करके ही हमें जो है पास्ट के इवेंट्स के बारे में पता चलता है। नाउ इंडिया अगर ऐसा लैंडमार्क अगर हम कंसिडर करें तो अपने हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से अप टिल नाउ एक रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन लैंडमार्क्स पे एक हमारे रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन सारे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो एज वी डिस्कस कि जो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनको क्लासीफाई किया है और ये चैप्टर इसी चीज़ पे प्रेमाइस है। तो ब्रॉडली हम देख लेते हैं कि इन फ्रेमवर्क में व्हाट दिस चैप्टर होलिस्टिकली डील्स अबाउट। तो एज आई मेंशन कि सबसे पहले जो अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, तो क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जिनकी स्टडी करके हम हिस्ट्री को डील कर सकते हैं, उसमें हम इन सब पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि पेंटिंग्स और आइडल्स को स्टडी करके पास्ट टाइम में जो भी पेंटिंग्स या आइडल्स हमें मिली हैं उनको स्टडी करके जो हम पास्ट इवेंट्स को पता लगा सकते हैं। जैसे पेंटिंग्स में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, मॉडर्न डे जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भीमबेटका केव्स हैं।
उन केव्स में कुछ पेंटिंग्स पाई गई हैं और उनकी टाइम पीरियड क्लासिफाई किया गया है वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे, यानी स्टोन एज के टाइम पे है, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे है। 30,000 सालों पहले जो भी लोग इस रीजन में रहते थे, भीमबेटका केव्स में रहते थे, उन्होंने वॉल्स पे पेंटिंग की है। तो उन पेंटिंग्स की स्टडी करके लार्जली हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम की सिविलाइजेशन कैसी थी। पेंटिंग्स में बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे एनिमल्स को बनाया गया है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आखिर उस टाइम पीरियड में उस रीजन में कौन कौन से एनिमल्स थे। यूजुअली हंटिंग दिखाया गया है उन पेंटिंग्स में, तो उन पेंटिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है शायद प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड गैदरिंग जो होगा, हो सकता है हंटिंग हो। तो पेंटिंग्स के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाती है। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखें, आइडल्स, मूर्ति, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस में एक्सकवेट करके जो मूर्तियां पाई गई हैं उनसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पास में कि किन किन भगवान की पूजा होती थी, किन देवियों की पूजा होती थी। ये सारी इंफॉर्मेशन आइडल से मिल जाती है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वी विल स्टडी व्हाइल डीलिंग विद हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक ब्रोंज स्टैच्यू पाई गई है एक डांसिंग गर्ल की, राइट। बियॉन्ड दैट पशुपति शील पाई गई है जिसको प्रोटोटाइप माना जाता है लॉर्ड शिवा का। ऑल्दो ये स्टैब्लिश नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती थी, लार्जली हम ये मानते हैं कि एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, पर ऐसे कुछ आइडल्स उन सिविलाइजेशन में पाई गई। तो इन पेंटिंग्स और आइडल्स को भी स्टडी करके हम पास के इवेंट्स को समझ सकते हैं। सेकेंडली, अब क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करना बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स पाए गए हैं उनकी स्टडी करके ही हम ब्रॉडली उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी टूल्स लोग यूज करते थे या ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्टिवली एट ए टाइम जो है सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो जो भी सिविलाइजेशन कुछ टूल्स यूज कर रहे हो, जैसे खाने पीने के लिए जो भी बर्तन का यूज कर रहे हो, जो भी ज्वेलरी पहन रहे हो, या अगर हंटिंग कर रहे हो तो उनको वेपन की जरूरत हो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए या हंटिंग के लिए, तो जो भी वेपन्स अगर परसिस्ट कर रहे हो तो उन आर्टिकल्स की स्टडी करके भी हम यूजुअली जो है पास्ट के इवेंट्स को एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सो एंड सो टूल यूज करते थे, ये बर्तन में खाते थे, ये मेटल का यूज करते थे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पास्ट के इवेंट्स को बताती हैं और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानें। सब्सिक्वेंटली कॉइन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कॉइन्स की स्टडी को जो है न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। तो वी विल सी कि कॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉइन्स पाए गए हैं थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, ये देखा गया है कि अलग अलग मेटल से बने हैं। कहीं पे कॉपर के कॉइन्स मिले हैं, कहीं पे ब्रोंज के मिले हैं, सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं या गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं। तो इन कॉइन्स से हमें ये पता चलता है आखिर किन किन मेटल्स का यूज उस टाइम पीरियड पे यूज किया जाता था, राइट। कौन कौन से मेटल्स अवेलेबल थे। लेटर वी विल सी कि जो कॉइन्स हैं इन पे जो किंग्स, जो भी रूलिंग किंग्स थे या डायनेस्टीज थे, उनके नाम जो है इंस्क्राइब किए जाते थे। तो हमें ये पता चलेगा इन कॉइन से कौन से किंग ने कौन सी कॉइन किस टाइम पीरियड पे की, और जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन्स में कॉइन्स पाए गए वहां हमें आइडिया लगेगा कि ये रूलिंग डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में। तो कॉइन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो सिक्के अगर आप देखेंगे जो हम कॉइन्स 1 रुपए या 2 रुपए के यूज करते हैं, उन कॉइन्स पे बहुत कुछ लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम बना हुआ है। तो अगर 200 सालों 300 सालों बाद अगर ये कॉइन्स परसिस्ट करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के जाएंगे कि 200 आज के टाइम पीरियड पे हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी, किस मेटल से बना हुआ है, राइट। तो ये कॉइन्स में इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो रूलिंग किंग्स थे या जो भी लोग पास में रहते थे उन्होंने इंपॉर्टेंट माउंटमेंट्स बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई। वी विल सी कि सारनाथ में एक सी की स्तूपास बनाए हुए हैं। तो उनकी स्टडी करके भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें जो है थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस मिल जाती है। एंड बियॉन्ड इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन जनरली किसी भी हार्ड सरफेस पे, चाहे वो स्टोन हो या किसी मेटेलिक सरफेस पे, अगर कुछ चीजल आउट करके लिखा हुआ हो तो उन चीजों को जो है इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे पास में पेपर करेंसी, पेपर तो डेवलप नहीं हुआ होगा हजारों साल पहले। पेपर जो आज के टाइम पे हम बुक्स या कॉपीज यूज करते हैं वो तो रिसेंट डेवलपमेंट है, पेपर का डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले या तो लोग पत्तों पे लिखते थे, पेपर लीफ से, पाम लीव्स पे, या मेटेलिक सरफेस पे जो किंग होते थे, जो रूलिंग किंग्स होते थे, वो हार्ड मेटेलिक सरफेस पे
थ्रू पीपुल, अपने जनता से कम्युनिकेट करते थे, अपने इंस्क्रिप्शन से वॉल पे इंस्क्रिप्शन लिखते थे और ये कम्युनिकेशन करते थे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलती है कि पास में क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन किंग्स थे, कौन क्वींस थे, किस जोग्राफिकल एरिया में था, किंग्स अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे, वो सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंस्क्रिप्शन मिलती हैं। तो ये सारे ही पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनिशियली जब रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल थे, राइट, रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल थे, तो बहुत सारी चीजें जो हम थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू पास में हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। तो इन डिटेल अभी वन बाय वन हम चैप्टर में इन सारे आइटम्स को वन बाय वन डील करेंगे। एंड जो सेकेंड कंपोनेंट है, जब से राइटिंग एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस डेवलप हुई तो रिटन सोर्सेज से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट। तो लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास के इवेंट्स को स्टडी करने के लिए। जैसे अगर बोला जाए कि 200 सालों पहले या 300 सालों पहले की अगर आप इवेंट्स को बताएं या ब्रिटिशर्स के बारे में आप बताएं, तो यू कैन इजीली रेफर कि हिस्ट्री की बुक में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं और पास में ऐसी चीज़ें होती थी। तो ऐसे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, रिटन सोर्सेज अगर आपको पढ़ने के लिए मिल जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास्ट में जो भी हुई है वो आपको मिल जाएंगी। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में भी जो डेवलपमेंट हुई है वो इंडिजिनस, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि इंडिजिनस हैं, यानी कि इंडिया में ही उनका डेवलपमेंट हुआ बाय इंडियन एंड पीपुल, और कुछ जो है फॉरेन सोर्सेज हैं, राइट। कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए और अपनी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बुक में कंपाइल किया, कुछ बुक्स लिखी और उसमें इंडिया की ऑब्जर्वेशन को डाला कि इंडिया में सोसाइटी कैसी थी, कौन से किंग्स एंड क्वींस रूल करते थे। तो ये भी जो लिटरेरी सोर्सेस एक इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें बहुत सारा आइडिया इंडिया के बारे में देखते हैं। वी विल सी कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, राइट। तो उस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है मॉडर्न टाइम पीरियड पे कि वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, कैसे किंग्स एंड क्वींस रहते थे। तो लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडिजिनस, दूसरा जो है फॉरेन राइटर्स के थ्रू लिखी हुई। नाउ फर्दर ये जो इंडिजिनस सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो आइदर रिलीजियस इन नेचर हैं, राइट, रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कि वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। रामायण महाभारत के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारे क्या है, रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, राइट, वैदिक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सब्सिक्वेंटली कुछ और एंशिएंट इंडिया में जो रिलीजन जैसे बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, इन सारे रिलीजन्स में जो भी लिटरेचर सोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ, राइट, जैसे गौतम बुद्ध ने जो भी अपनी बातें कही वो त्रिपिटकास में कंपाइल किए गए। जातकास में जो है गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ हैं, ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध जो है अपने प्रेजेंट फॉर्म में बर्थ लेने से पहले, इससे पहले भी 550 बर्थ उनके हो चुके थे। तो जो भी ये 550 बर्थ का जो मेंशनिंग है, ये बुक कहलाती है जातकास। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तीसरा रिलीजन जो है जैनिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड भी बहुत सारी लिटरेरी कंपाइलेशन की गई थी। तो ये रिलीजियस लिटरेचर्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पास्ट में हिस्ट्री के स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्व करती है। ये बुक्स न सिर्फ रिलीजन के बारे में डिस्कस करती हैं, पर ब्रॉडली सोसाइटी में उस टाइम की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखती हैं, जो हम सब्सिक्वेंट प्रोसीड करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन फैक्चुअली मोर इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट। तो ये रिलीजियस लिटरेचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड बियॉन्ड दिस रिलीजियस लिटरेचर, कुछ लिटरेचर्स ऐसे हैं जो सेकुलर इन नेचर है, जिनका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। वो किसी रूलिंग डायनेस्टी में किसी ऑथर ने लिखी, अपने जो भी उस टाइम का किंगडम था वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस को बताने के लिए, वो जो है सेकुलर लिटरेचर का पार्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में अर्थशास्त्र लिखी गई थी, जिसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसे थी, सोसाइटी में गवर्नमेंट को रन कराने के लिए, किंगडम को रन कराने के लिए टैक्सेशन कैसा था, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पनिश कैसे किया जाता था, कौन से मेटल्स यूज की जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अर्थशास्त्र में अवेलेबल है। सब्सिक्वेंटली गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे अष्टाध्यायी महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ऐसे मिलती है। एंड बियॉन्ड कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिटरेचर्स भी लिखे गए थे जिसमें क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे हम
रंगनी के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में कश्मीर में जो भी रूलर्स थे, जो भी रूलिंग डायनेस्टीज रूल कर रही थी, एक पहली बुक है इंडियन हिस्ट्री में जो एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देती है कश्मीर में रूलिंग जो भी किंग्स थे, क्वींस थे, जो भी थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थ्रू रजत रंगनी हमें मिलती है, राइट। तो ये सारे ब्रॉडर सोर्सेज जो है हमें एक अवेयरनेस, एक सोर्स की तरह सर्व करते हैं जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली लिटरेरी सोर्सेज में जो इंडिजिनस के बाद हमने फॉरेन सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कि फॉरेन राइटर्स जो थे, बहुत सारे फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है राइट फ्रॉम 7th सेंचुरी बीसी, राइट, 7th सेंचुरी बीसी से जो है इंडियन लैंडमास पे आए और इंडिया में अपनी ऑब्जर्वेशन देखी। जैसे ग्रीक ऑथर्स इनिशियली आए, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, जैसे ऐसा डिस्कस कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूलिंग टाइम पीरियड पे आए और उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की और अपनी बुक इंडिका में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। तो ये फॉरेन राइटर्स अलॉन्ग विद बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स आए, क्योंकि एज यू नो कि इंडिया ही एक क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता, तो यहाँ पे ही बुद्धिज्म का जन्म हुआ और चाइनीज जो थे बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में बुद्धिज्म को समझने के लिए आए और जब बुद्धिज्म को समझने के लिए आए तो यहाँ के जो रूलिंग डायनेस्टीज थी उनके बारे में भी चाइनीज ट्रैवलर्स ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। जैसे हम देखेंगे फाहीन के बारे में, गुप्ता टाइम पीरियड पे आए। ह्यूत्सांग के बारे में हम पढ़ेंगे जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए। एंड सब्सिक्वेंटली लेटर पार्ट 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जो इंडियन लैंडमास पे या 8th सेंचुरी के ही टाइम पीरियड पे अरब्स का इन्वेजन होता है, टर्क्स का अराइवल इंडियन लैंडमास पे होता है, तो अपने साथ वो कुछ इस्लामिक राइटर्स को भी इंडिया पे आता है और उनकी भी ऑब्जर्वेशन इंडिया के बारे में होती है और बुक्स कंपाइल करते हैं। तो इन सारे सोर्सेज को स्टडी करके हम जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट वाज लार्जली जो एंशिएंट इंडिया में कैसी सोसाइटी थी, लोग कैसे रहते थे, कौन सी रूलिंग डायनेस्टी थी। ये सारे ही पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यूजुअली अवेलेबल है। नाउ सब्सिक्वेंटली इनको हम इस चैप्टर में 1 by 1 इन डिटेल जो है डील करेंगे। नाउ ऐसा डिस्कस कि इनिशियली अगर रिटन सोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं तो हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्या हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि एक टाइमलाइन पे हमें फोकस करना है कि जो भी आइटम्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू हमें मिले हैं उनका एज क्या है, किस टाइम पीरियड पे मिले हैं, राइट। तो बहुत सारी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी इस टाइम पीरियड पे अगर ये रिमेन मिला है, ये मेटल मिला है या ये टूल मिला है तो इस टाइम पीरियड पे यूज होता होगा, तो एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और ये क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कैसे होती है, राइट, ये कैसे हमें पता चलेगा उसका यूज की किस टाइम पीरियड या कितना पुराना वो आइटम है, वो हमें पता चलता है कार्बन डेटिंग मेथोडोलॉजी से, जिसको रेडियो कार्बन मेथड से हमें बोलते हैं। किसी भी कोई भी जो आइटम एक्सकवेट करके हम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ से निकालते हैं, जैसे कुछ भी हुआ आपके जो है मेटालिक टूल्स हुए, मॉन्यूमेंट्स हुए, इंस्क्रिप्शन हुए, इनको जब भी हम डिग आउट करके सरफेस ऑफ द अर्थ से निकालते हैं तो उसका एज का पता लगाते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज रेडियो कार्बन मेथड कि कितना पुराना है। जब हमें उसकी टाइमलाइन का पता चल जाता है तो हमें एक रफ सा आइडिया हो जाता है लार्जली कि ये इस टाइम पीरियड में शायद इन टूल्स या इन चीज़ों का यूज़ किया जाता होगा, तो ये सिविलाइजेशन ब्रॉडली इन चीज़ों का यूज़ करती होगी, ऐसे इनहैबिटेशन करती होंगी। तो ब्रॉडली इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम थ्रू आर्कियोलॉजिकल जो भी एक्सकवेशन जो हम बिलो द सर्फेस ऑफ द डिग आउट करके निकालते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिल जाती है। नाउ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ साइंस, जैसे हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी भी कमोडिटी, किसी भी रिमेन का जो एज पता लगा सकते हैं, तो थ्रू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्ट्री की भी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर होने लग गई। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सोसाइटी में जो है मॉडर्न टाइम में विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हमने जो है हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को समझा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे जो पुराना रिकॉर्ड था वो वैदिक हिस्ट्री के टाइम पीरियड तक थी। वैदिक हिस्ट्री टाइम पीरियड पे यानी कि आर्यंस के अराइवल पे इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहीं तक की हिस्ट्री हमें अवेलेबल थी। इसके पहले की हिस्ट्री जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें लार्जली जो है अप टिल 19th सेंचुरी जो है हमें
ऐसा कुछ पता नहीं था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी जो कि वैदिक सोसाइटी से भी पुरानी है। स्टोन एज के बारे में भी बहुत कम अवेयरनेस हमें थी, लेकिन विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनका डेवलप और भी एडवांस अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में बिल्डअप हुई, एंड मोर सो विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उनके माइंड में भी क्यूरियोसिटी होता है इंडियन लैंग्वेजेस को समझने के लिए, इंडियन कल्चर को समझने के लिए, और उसी पर्सपेक्टिव में सबसे पहला डेवलपमेंट जो होता है इन द ईयर 1784, 1784 में विलियम्स जोन ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो है स्टैब्लिश किया था। ये 1784 में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो स्टैब्लिश किया गया था, इसका कोर पर्पस इनिशियली जो था इंडिया में लैंग्वेजेस कल्चर को समझने के लिए ये सोसाइटी डेवलप की गई थी। लेकिन ऑल्दो ये सोसाइटी स्टैब्लिश की, लेकिन कुछ चैलेंजेस थे कि कुछ एंशिएंट टाइम पीरियड के जो लैंग्वेजेस मिले वो उनको समझा नहीं गया कि किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अशोक ने जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अपनी बहुत सारी जो है उनके जो पिलर एडिक्ट्स मिले, रॉक एडिक्ट्स मिले, वो सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी, उनमें प्राकृत भाषा का यूज किया गया, लेकिन उन स्क्रिप्ट को जो है डेसिफर नहीं किया गया 1784 तक। और अब स्क्रिप्ट को डेसिफर ही नहीं किया जाएगा, आपको पता ही नहीं कि लिखा क्या है, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्डअप करते हैं। तो जो अशोकन स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इसका क्रेडिट जाता है 1832 में जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई कि आखिर किंग अशोक ने क्या क्या लिखा है और अपने सोसाइटी में लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डेवलप होती है। 1832 में जो है जेम्स प्रिंसेप, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए जेम्स किसने सबसे पहले जो है अशोक के जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, तो इट वाज जेम्स प्रिंसेप इन द ईयर 1832 जो है डेसिफर किया कि आखिर लिखा क्या है। एंड सब्सिक्वेंटली इन 1861 जो है इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी एस्टैब्लिश की जाती है जो कि पास में हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी ब्रॉडर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप, और इसका क्रेडिट जो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। नाउ इन दिस ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये बनाई गई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनिशियली जो है जो आज का जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं वहां पे गए, स्टडी की, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, ऐसा डिस्कस की जो भी एक ब्रॉडर थीम था कि जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो वैदिक सोसाइटी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ किसी को आइडिया ही नहीं था। तो जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पे गए, वहां पे ईंट देखे, वहां पे ढेर देखा इन्होंने, तो इन्हें कुछ आइडिया ही नहीं लगा कि कितना इंपॉर्टेंट जो वो रीजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट हम लेटर ऑन देखेंगे इन द ईयर 1921। इन द ईयर 1901 दयाराम साहनी, राइट, ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन करते हैं। 1922 में जो है रखलदास बैनर्जी जो है मोहनजोदारो है उसका एक्सकवेशन करते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में विद टाइम पता चलती है। तो ये सारा विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही पता चला है। ना ऐसा डिस्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है पास में इवेंट्स को स्टडी करने के लिए। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, एज डिस्कस कि किसी भी हार्ड सरफेस पे, चाहे वो स्टोन से बना हो या मेटल से बना हो, उस पर कुछ चीजल आउट करके चीजें जो लिखी गई हो, राइट, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, राइट। और उन्हीं इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोला जाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और बहुत सारे पुराने जो ओल्ड राइटिंग्स हैं उनको जो है पैलियोग्राफी बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब्सिक्वेंटली चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो विल सी कि हड़प्पा में जो कुछ सील्स पाई गई हैं, उन सील्स पे कुछ लिखा गया है और उसका टाइम पीरियड अराउंड 2500 BC के अराउंड लिखा गया है। लेकिन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जो भी स्क्रिप्ट इन सील्स पे लिखी गई हैं, वो लैंग्वेज अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं और उस लैंग्वेज से क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील है अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। जो सबसे पुराना स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर किया गया है, अभी मैंने मेंशन किया कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन को जो है डेसिफर किया, जो कि 3rd सेंचुरी BC में लिखा गया था इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक डेसिफर किया गया है। तो इंस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर स्क्रिप्ट डेसिफर की जा सकी है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है।
ऐसे कुछ और इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिली हैं, जो कि पास में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। नाउ वन डे एग्जामिनेशन में यूजुअली जो है ये इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन कर दिया जाता है और ये आपसे पूछा जाएगा किस रूलिंग डायनेस्टी या किस रूलिंग किंग के बारे में पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, या इन इंस्क्रिप्शन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। जैसे गुप्ता डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूरल है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने जो है अपने टाइम पीरियड पे जो है इंडिया के वास्ट रीजन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है हिमालयास, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में रिवर नर्मदा तक, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हिमालयन के एक्सटेंशन तक, पूरा इन रीजन्स पे जो है इन्होंने ऐसे रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने रूल किया, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया में बोला जाता है। तो इनके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई, इनके बारे में बहुत सारा प्रेज लिखा गया, इनकी आर्मी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया, ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आज का जो मॉडर्न डे इलाहाबाद है, जिसको प्रयाग आज के टाइम प्रयागराज बोला जाता है, वहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति मिली है। मध्य प्रदेश में जो है एरन डिस्ट्रिक्ट में ये एरन प्रशस्ति मिली जो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। नालंदा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पाया गया है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सब्सिक्वेंटली दिल्ली में जो है मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त II के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये जो आयरन पिलर है ये अपने आप में बहुत ही एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि अभी तक इस पे कुछ भी रस्टिंग नहीं हुई, जंग नहीं लगा है। तो एक एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि गुप्ता टाइम पीरियड पे यूजुअली जो है 4 to 6 सेंचुरी AD के टाइम पीरियड पे गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो शायद बहुत ही एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। तो चंद्रगुप्त II के बारे में मेहरौली आयरन पिलर से मिलता है। फर्दर रूलर है स्कंदगुप्त, उनके बारे में जूनागढ़ प्रशस्ति से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जूनागढ़ आज का जो मॉडर्न डे गुजरात डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जूनागढ़ गुजरात स्टेट है, वहाँ पे जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये प्रशस्ति मिली है और इस प्रशस्ति में इंस्क्राइब किया गया है बहुत सारे रूलर्स के बारे में। जैसे जूनागढ़ में देखा गया है कि सुदर्शन लेक जो है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पीरियड पे सुदर्शन लेक बनाया गया था। उस लेक से लोगों को पानी इरिगेशन के लिए, पीने के लिए मिले, इसलिए वो लेक बनाया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि जो किंग्स होते थे अपनी प्रजा में, जो अपने किंगडम में लोगों के भले के लिए ऐसे काम करते थे। सब्सिक्वेंटली इसमें यह भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि रुद्रदमन ने जो है वहाँ पे जो सुदर्शन लेक जो है डैमेज हो गया था बिजली के कड़कने से, तो उसका कंस्ट्रक्शन कराया था, रिपेयर कराया था। स्कंदगुप्त के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। भीतरी पिलर जो है यूपी का गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि इंडिया में हुन जो है इंडिया में इन्वेजन करते हैं। तो स्कंदगुप्त और हुन इन्वेजन के बारे में, उनके बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। वैसे इंदौर रॉयल चार्टर है। एंड सब्सिक्वेंटली बुद्धगुप्त पहाड़पुर में जो है कॉपर प्लेट से ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये तो सारे इंडिया में लोकेटेड है। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसको बोगचखोई इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि आज का मॉडर्न डे टर्की है, इंटरनेशनल रीजन सेंट्रल एशिया में जो है आपका जो मॉडर्न डे टर्की है, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है। और ये बहुत बड़ा एविडेंस शो करता है आर्यंस के अराइवल के लिए, कि जो आर्यंस इंडिया में आए वो शायद सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये जो बोगचखोई इंस्क्रिप्शन है जो कि आज के मॉडर्न डे टर्की में लोकेटेड है, वो ये भी शो करता है कि इस इंस्क्रिप्शन पे उस टाइम पीरियड पे कुछ गॉड्स का, कुछ ऋग्वेदिक गॉड्स का नाम मेंशन है, भगवान का नाम मेंशन है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो एक रफ सा आइडिया जो है बोगचखोई इंस्क्रिप्शन हमें ये प्रोवाइड करता है कि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे इन सारे गॉड्स, इन सारे डाइटीज की पूजा होती थी, या फिर जो आर्यंस का अराइवल इंडिया में हुआ है वो शायद सेंट्रल एशिया से ही हुआ है, क्योंकि इन गॉड्स की मेंशनिंग वहां पे की गई है। तो एक बहुत सारा रिलेशनशिप जो है पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है बिल्डअप करता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें हम हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली हमने डिस्कस किया था बियॉन्ड इंस्क्रिप्शन पॉइंट्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जिनके थ्रू जो है हम पास्ट में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। जो सिक्के होते हैं उनसे भी हम बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं। एज आई डिस्कस
कि कॉइन्स की डेवलपमेंट में मेटल्स का यूज किया जाता था। तो कॉइन्स यूजुअली या तो कॉपर के होते थे, गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, या सब्सिक्वेंटली डायनेस्टीज लाइक सातवाहना डायनेस्टीज में हम देखेंगे कि लेड का भी यूज कॉइन की डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो कौन सा मेटल यूज किया जाता था कॉइन्स के डेवलपमेंट के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इस टाइम पीरियड सो एंड सो टाइम पीरियड पे कौन सी मेटल्स का जो यूज किया जाता था। एंड ब्रॉडली इन कॉइन्स की स्टडी को भी डिस्कस की न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। कॉइन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उनको जो है न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, और इन कॉइन्स के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो इनिशियली जो है कॉइन जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स मिली है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर लेटर पार्ट ऑफ द जो भी ग्रेजुअली जो सिविलाइजेशन हैं उनमें इनिशियली जो पंच मार्क्ड कॉइन्स मिली जो कि सिल्वर और कॉपर से बनी हुई थी, और ये जो अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हमें जो है उस टाइम पीरियड के बारे में मिलती है कि कैसे डीलिंग होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इन कॉइन्स पे पीकॉक का सिंबल बना हुआ है, राइट। पीकॉक का सिंबल हुआ, 3 आर्क्ड हिल्स सरमाउंटेड बाय क्रीसेंट दिया गया है। एज यू नो कि मॉडर्न जो है मॉडर्न डे मगध बिहार वाला रीजन है, वहां पे रहते थे, और वो जो पाटलिपुत्र का रीजन है वो 3 तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ था, हिल से घिरा हुआ है, राइट। तो उन सिक्कों पे ये रिप्रेजेंट किया गया है। जो मॉडर्न टाइम पीरियड के जो कॉइन्स पाए गए हैं वहां पे पीकॉक आर्क्ड हिल बताया गया है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैसे मिल जाती है कि इस टाइम पीरियड पे शायद ये प्राइमरी थिंग होगा। बियॉन्ड जो पर्टिकुलर किसी किंग को, कि अभी अब तक तो ये था इन पंचमार्क कॉइन्स पे जो नेचर का सिंबल बना हुआ है, कोई एनिमल बना हुआ है, कोई बर्ड बनी हुई है, माउंटेन्स बने हुए, लेकिन पहली बार किसी किंग को डेडिकेटेड अगर कोई कॉइन इशू किया था इंडिया में तो उनका क्रेडिट जो है इंडो ग्रीक्स को जाता है। इंडो ग्रीक्स विद द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया। जब भारत में इन्वेट करते हैं ये इंडो ग्रीक्स, तो इन्होंने पहली बार वो जो कॉइन्स इशू किए वो किसी किंग को डेडिकेटेड थे। तो यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा किंग जो है इस टाइम पीरियड पे रूल कर रहा था। और हमें बहुत ये इंफॉर्मेशन ये भी मिल जाती है कि इंडो ग्रीक शायद यहाँ इंडिया में इन्वेट करके आए होंगे, तभी ये सिक्के यहाँ पे चलाए गए। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू द कॉइन्स डेडिकेटेड टू द किंग्स। सब्सिक्वेंटली हम कुशान्स को देखेंगे कि इन्होंने जो है इंडिया में जो है गोल्ड कॉइन्स को शुरू किया, राइट। दे इशूड गोल्ड कॉइन्स। ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, फिर कुशान ने किया। गुप्ता डायनेस्टी जो ऐसी थी जो मास लेवल पे सबसे ज्यादा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु एट द रूलर जिन्होंने मास लेवल पे जो है लार्जर लेवल पे जो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, तो दे वर द गुप्तास हु इशूड द कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इन द लार्ज नंबर्स। तो ये कुशान एम्पायर जो थे, दे वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। एंड सब्सिक्वेंटली एज आई डिस्कस कि जो सातवाहनास थे उन्होंने जो है लेड से भी बने, अब तक तो था कॉपर से, गोल्ड से, सिल्वर से, लेकिन इन्होंने जो सातवाहनास ने प्राइमरली जो है लेड से बने, हिंदी में शीशा बोलते हैं। सातवाहना डायनेस्टी जो कि आंध्रा, मॉडर्न डे आंध्रा रीजन में रूल कर रहे थे, वहां पे लेड से भी बने सिक्कों को जो है इशू किया। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे समुद्रगुप्त जो गुप्तन डायनेस्टी में रूल कर रहे थे, अभी डिस्कस किया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता था, इन्होंने जो है अश्वमेध कॉइन जो है इशू किया। अश्वमेध एक यज्ञ होती थी, जनरली जो है हॉर्स को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जिन जिन भी एम्पायर्स में जाता था, अगर कोई बिना प्रोटेस्ट किए हुए अगर वो घोड़ा वहां से आ रहा है तो वो सारा एक किंग के सुजैनिटी में माना जाता था कि यहाँ पे मेरा राज है, राइट। तो समुद्रगुप्त जैसे हमने बोला कि इनका कॉन्क्वेस्ट का नेचर था, अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे। तो इन कॉइन्स में जो अश्वमेध कॉइन्स मिली है ये इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। बियॉन्ड अपनी वैलियंस को दिखाने के लिए इन्होंने जो है स्लेयर किंग्स भी बोला जाता है कि शेर को जो है मार के, ये एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनकी एम्बिशन, इनकी लव फॉर हंटिंग को डिस्प्ले करता है जो भी कॉइन्स इनके टाइम पीरियड में मिले। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन्स के थ्रू मिल जाती है, कौन सी डायनेस्टी कब रूल कर रही थी। वैदिक टाइम पीरियड पे भी कुछ जो कॉइन्स का मेंशन किया गया, जैसे निष्क के बारे में बोला गया है, कुछ जो टर्म्स यूज किया गया, पर्टिकुलरली एग्जाम से पूछा जाता है निष्क क्या है, इट्स अ कॉइन। Satman, Suvarna, Panish, these were the coins that were being used in Vedic time period as well as later part जो है हम देखेंगे कि इन coins का use किया गया है। तो coins भी बहुत ही important piece of source है through archaeological excavation जो कि history के बारे में हमें बताते हैं। सब्सिक्वेंटली हमने अपने क्लासिफिकेशन में देखा था कि माउंटमेंट भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है।
कोई भी रिलीजन हुआ, जैसे हिंदुइज्म में हुआ या फिर वैदिक सोसाइटी उस टाइम पीरियड की, या बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो मॉन्यूमेंट्स की स्टडी, इनके आर्किटेक्चर की स्टडी करके भी हमें बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता था। ये ब्रिक्स के थ्रू जो है ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं या फिर रॉक्स के थ्रू बने हैं, कौन से डाइटीज को इन मॉन्यूमेंट्स में रखा गया है, या और भी सब्सिक्वेंट जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो थ्रू दिस मॉन्यूमेंट्स की स्टडी में हमें मिलता है। जैसे कुशान डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे, किंग कनिष्का के बारे में, तो आज का जो मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन और जो कांधार का एरिया एंड तक्षशिला जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान में जो लोकेटेड है, यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि कुशाना डायनेस्टी के जो गंधारा आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, गंधारा कला के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मौर्यन हिस्ट्री के बारे में भी स्तूपास, चैत्यास और विहारस के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें ये पता चलेगा कि मौर्य जो थे, मौर्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर जैसे किंग अशोक, ये बुद्धिज्म धर्म को पैटर्नाइज करते हैं। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्स थे उनके रहने के लिए विहार का कंस्ट्रक्शन कराते हैं और उनके लिए प्रेयर हॉल जिसको चैत्यास बोलते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन भी वी विल सी कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे किया गया है। तो इन मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बियॉन्ड कुछ और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मॉन्यूमेंट्स के हैं, जैसे सारनाथ, मॉडर्न डे वाराणसी में अगर आप जाएंगे सारनाथ में, वहाँ पे भी धामेक स्तूपा बना हुआ है, तो बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बियॉन्ड अजंता एलोरा के केव्स हैं, वहाँ पे आप चले जाएंगे तो अलग अलग रिलीजन के लिए, जैसे हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके वर्शिप के लिए इन केव्स में बहुत सारे श्रेंस या वो चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। अलग अलग डायनेस्टीज ने रेगुलर टाइम पीरियड पे यहाँ पे अजंता एलोरा में, जो मॉडर्न डे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पैटर्नाइज किया था। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें जो है दशावतार मंदिर, जो टेम्पल जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, भीतरी गांव में ब्रिक टेम्पल बनाया गया था कानपुर में जो लोकेटेड, जो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। हम देखेंगे आइडल वर्शिप का जो सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे, जो मूर्ति पूजन आज के टाइम पीरियड पे करते हैं, वो इंडियन लैंडमार्क्स पे प्राइमरली कब शुरू हुई थी। तो ये सारे टेम्पल्स का जो मॉन्यूमेंट्स हमको ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें जो कौन से भगवान पाए गए थे, ब्रिक्स का यूज़ किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे इंडोनेशिया में, जावा में जहाँ पे मिली हैं, तो वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ भी शायद हिंदुइज्म प्रैक्टिस किया जाता था, क्या हिंदुइज्म एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन था। जैसे बोरबदूर है, जावा में लोकेटेड है। अंगोर वट मंदिर जो है कंबोडिया डायनेस्टी, कंबोडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम पीरियड पे यहाँ पे जो है हिंदुइज्म कैसे परपेचुएट कर रहा था, हिंदुइज्म को लोग प्रैक्टिस करते थे। शायद हमारे ट्रेडिंग रिलेशन भी इस रीजन में एंशिएंट टाइम पीरियड पे रहे होंगे। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया कि जो टर्की, जो मॉडर्न डे टर्की है, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है और उस इंस्क्रिप्शन पे कुछ गॉड्स का मेंशनिंग किया गया है जो कि हिंदुइज्म में हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे इंद्र भगवान, अग्निदेव, वरुण, मित्र, इनके बारे में बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में जो कि टर्की में लोकेटेड है उस टाइम पीरियड में, राइट, एंशिएंट टाइम पीरियड में हमें जो है इंफॉर्मेशन इन माउंटमेंट्स के थ्रू जो है मिली है। तो ये माउंटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो कि हमें बहुत सारा आइडिया देते हैं कि पास में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से किंग्स थे, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उनकी कैपिटल सिटी क्या थी, सोसाइटी कैसी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें इन जो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो है मिलती है। नाउ अब तक तो हमने देख लिया कि आखिर ये जो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हम वी वर डीलिंग, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हम अभी तक डील कर रहे थे वो डील किए सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है पास में हिस्ट्री के बारे में कैसे हमें इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नाउ अब बियॉन्ड दिस आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज अब हम मोर एलेबोरेशन में डील करेंगे लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज में मैंने डिस्कस किया कि कुछ लिटरेरी सोर्सेज जो है इंडिजिनली डेवलप्ड हैं और जो इंडिजिनस डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उनका नेचर जो है आइदर वो रिलीजियस है या फिर कुछ सेकुलर लिटरेचर डेवलप किए गए हैं, राइट। तो इनके बारे में वन बाय वन हम डील करेंगे एंड लेटर कंक्लूडिंग पार्ट में हम कुछ फॉरेन ऑथर्स के बारे में देखेंगे कि जिन्होंने कुछ लिटरेरी सोर्सेज को डेवलप किया है जिससे हमारी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा लेवल पे, इलोबरेट लेवल पे जो है बिल्डअप होती है।
तो एज डिस्कस की जो लिटरेरी सोर्सेज जो हम पढ़ते हैं वो यूजुअली जो है रिलीजियस इन नेचर हैं। रिलीजियस प्राइमरली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 3 प्राइमरी रिलीजन, जैसे वैदिक सोसाइटी ब्राह्मणिक रिलीजन जो फॉलो करते थे। दूसरा जो है बुद्धिज्म के बारे में हम देखेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन के लिए कुछ लिटरेचर डेवलप हुए। और तीसरा जैनिज्म के लिए भी कुछ लिटरेचर डेवलप हुए। तो रिलीजियस कॉलम में हमें लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर को 1 बाय 1 डील करेंगे। बात करेंगे वैदिक सोसाइटी की। तो वैदिक सोसाइटी जो था हमारे इंडियन लैंडमास पे, उस टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट वेदास का कंपाइलेशन किया गया। जैसे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, राइट। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों का कंपाइलेशन किया गया था। और क्योंकि इन वेद का कंपाइलेशन किया गया था इस टाइम पीरियड पे, राइट फ्रॉम 1500 BC, राइट। तो इस टाइम पीरियड को इसीलिए जो है वैदिक टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इन वेद का जो है कंपाइलेशन किया गया था। तो वेद भी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पास में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बाद में कुछ हम महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। पुराण्स के बारे में पढ़ेंगे। पुराण्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जीनियोलॉजी ऑफ किंगडम्स के बारे में बताया गया। बहुत सारे राजा, उनकी डायनेस्टी, उनके किंगडम्स के बारे में पुराण में मेंशन किया गया है। तो ये सारे रिलीजियस लिटरेचर जो है अवेलेबल है ना। अगर सब्सिक्वेंटली सिर्फ अगर हम वैदिक सोसाइटी में वेद की बात करें, राइट, सिर्फ और सिर्फ अगर हम वैदिक सोसाइटी में वेद की बात करें तो देयर आर 4 वेद थे, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है ऋग्वेद है। अब ये ऋग्वेद जो है अराउंड 1500 BC से लेके 1000 BC के अराउंड जो है कंपाइल किया गया था। इसमें 1028 हाइम्स हैं। और ये जो कंपाइल जिस जोग्राफिकल रीजन में किया गया था वो सप्त सैंधो रीजन है, यानी कि जो मॉडर्न डे आपका जो इंडस रिवर फ्लो करती है उस रीजन में ये ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। यहाँ पे इस वेद में बहुत सारी जो रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, रिवर्स लाइक सरस्वती को बहुत ही पायस रिवर माना गया है, जो कि आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट मानते हैं। सरस्वती के बारे में बताया गया है, इंडस के बारे में, झेलम के बारे में, और इनके एंशिएंट नेम के थ्रू जो है रावी, ब्यास, इनके बारे में मेंशन किया गया है। अब नोटिस करने की बात यह कि आज के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर गंगा बहुत ही पायस मानी जाती है। उनकी मेंशनिंग ऋग्वेद में सिर्फ 2 बार ही की गई है, यमुना की 1 बार की गई है। तो प्राइमरली ऋग्वेद हमें जो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन जो इंडस रीजन के अराउंड ही लोकेटेड थी, अभी उनका मूवमेंट जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे नहीं हुआ था। जब हम चैप्टर 4 या 5 डील करेंगे अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में तो हम डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें जो है पास में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है। एंड सब्सिक्वेंटली 1000 BC के बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है कंपाइल अप किए गए, राइट। ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कंपाइल किए गए थे। अब ऋग्वेद ऐसा डिस्कस कि ये जो है 10 मंडल में बटा हुआ है। ऋग्वेद जो है हाइम से रिलेटेड, इसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया है, जो कि हम नेचर की वर्शिप करते थे तो मंत्रों का उच्चारण इसमें लोकेटेड है। 1028 हाइम्स है जो कि 10 पार्ट में, 10 मंडल में इनको डिवाइड किया गया है। 6th to 9th जो है पहले लिखे गए थे और 1st और 10th जो मंडल है वो बाद में लिखा गया है ऋग्वेद में, राइट। तो ऋग्वेद एक इंपॉर्टेंट पीस है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जैन अवेस्टा जो है, जो पारसीज हैं, जो मॉडर्न डे पारसीज हैं, उस टाइम पे पर्शिया यानी कि मॉडर्न डे ईरान में रहते थे, उनमें और ऋग्वेद में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। आउटस्टैंडिंग सिमिलैरिटी है ऋग्वेद और जैन अवेस्टा के बारे में। तो ये स्क्रिप्चर कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन था उस टाइम की जो पारसी कम्युनिटीज थी जो पर्शिया में रह रही थी उनसे था, या हो सकता है हम सिमिलर रिलीजन जो है सिमिलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हो, हमारे डाइटीज बहुत सिमिलर हो, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी जो है ऋग्वेद प्रोवाइड करता है। सब्सिक्वेंटली बाद में, अभी तो हमने इसकी टाइम पीरियड ऋग्वेद का देखा कि 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में ऋग्वेद बनाया गया था इंडस रीजन में। और इंडो गैंगेटिक प्लेन में जब हम आते हैं तो बाकी के जो 3 वेद है, सामवेद जो कि म्यूजिक से डील करता है, राइट, म्यूजिक से जो डील करता है उसमें अराउंड 1810 हाइम्स हैं, राइट। और ये जो है बुक ऑफ चैंट है, सामवेद जो है बुक ऑफ चैंट्स है जो कि म्यूजिक से डील करता है। इसमें 1810 जो हाइम्स मतलब कंपाइल किए गए हैं।
यजुर्वेद में जो है यजनाथ से जब भी हम पूजा या अर्चना करते हैं तो जो सैक्रिफाइसेस की जरूरत होती है वो यजुर्वेद में उनके बारे में मेंशन किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, रिजिडिटी आती है, लोग जादू टोने में विश्वास रखने लग जाते हैं। तो कुछ मैजिकल स्पेल्स है जो वेद डील करता है, वो है अथर्ववेद, राइट। ये अथर्ववेद जो है इसकी 20 किताबें, 20 बुक्स, और इट कंसिस्ट ऑफ 73 हाइम्स, राइट, जो कि फॉर्मूला ऑफ मैजिक है टू कंट्रोल डेमन्स एंड स्पिरिट्स गिवन इन दिस बुक। तो डेमन्स को, राक्षसों को या भूत प्रेत जो भी बोला जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मैजिकल स्पेल्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी जो है अथर्ववेद में हमें मेंशन की गई है। तो ये वेद जो है ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में बताते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स उस सोसाइटी के बारे में थी उनके बारे में बताते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रिलीजियस इंस्क्रिप्शन मेंशन इन वेद्स जो है हमें अवेलेबल होती है, राइट। सब्सिक्वेंटली अब ये जो वेद लिखे गए थे, राइट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो वेद लिखे गए थे ये हाइम्स के फॉर्म में लिखे गए थे। यानी कि मंत्र जो था वो टफ लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि आम लोगों को समझ ना आए, नहीं आता था। तो हर एक वेद का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब इन हाइम्स को, इन वेद को जो ईजियर वे में एक्सप्लेन कर सके उन्हीं को जो है ब्राह्मण्स बोलते हैं, कि वो जो इनकी मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके उन्हीं को ब्राह्मण बोल सकते थे। और हर एक वेद का, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण था, सामवेद का ब्राह्मण था जिनको इजियर वे में समझा सके, यजुर्वेद को समझाने के लिए इजियर वे में ब्राह्मण अवेलेबल है, अथर्ववेद को समझाने के लिए गोपद ब्राह्मण है। तो दीज आर द ब्राह्मण्स एसोसिएटेड विद दीज वेदास दैट यूज्ड टू एक्सप्लेन इजीली कि आखिर इस वेद में दिया क्या गया है। और इन्हीं ब्राह्मण्स के कंटिन्यूएशन जो कंक्लूडिंग पार्ट है उनको जो है अरण्यकास बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण ऋग्वेद का हुआ, ये फैक्चुअल पार्ट है, ऐत्रेयी और कौशिकी जो था वो ऋग्वेद का ब्राह्मण था। सामवेद के लिए श्रीतांड एंड जैमिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय एंड शतपथ ब्राह्मण, एंड फॉर अथर्ववेद देयर्स अ गौपद ब्राह्मण, जो कि ये चीजें बताता है, इजियर वे में एक्सप्लेन करता है कि अथर्ववेद में क्या हाइम्स या मंत्र जो है दिए गए हैं। एंड अरण्यकास जो था वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मण से, लेटर पार्ट जो कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण से, जो कि जंगलों में, फॉरेस्ट में पीपल जो स्टूडेंट होते थे उनको जो है बताया जाता था। दे वर रिटन इन फॉरेस्ट परहैप्स टू टीच पीपल्स बाय देयर टीचर्स। तो जो स्टूडेंट्स होते थे, राइट, उनको समझाने के लिए जो टीचर्स होते थे वो अरण्यकास को जो जंगल में शायद कंपाइल किया गया था, इसीलिए जो है इनको अरण्यकास बोलते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट अरण्यकास हैं जैसे विल सी बृहद अरण्यका, तैत्तिरीय अरण्यका। ऑल दीज आर द फिलोसॉफिकल पोर्शंस रिपोर्टेड फ्रॉम द ब्राह्मण्स यूज्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द हर्मिट। जो भी जंगल में हर्मिट्स रहते थे, तपस्वी रहते थे, उनके गाइडेंस के लिए अरण्यकास दिए गए। ऑल्दो अरण्यकास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, इतना कुछ हमें आइडिया नहीं लगता, लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ द करिकुलम है सो वी नीड टू डिस्कस नाउ। जब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी जैसे इवॉल्व होती है तो वैदिक टाइम पीरियड में और रिजिडिटी बढ़ती जाती है, वर्ना सिस्टम रिजिड होता जाता है, विडो रिमैरेज जैसी जो प्रथा थी वो बंद की जाती है, राइट। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन सोसाइटी में वो डिग्रेड हो जाता है बियॉन्ड, जो क्योंकि वर्ना सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, जो नीचे तबके के शूद्र और वैश्य थे उनके लिए पूजा अर्चना करना मुश्किल हो जाता है। तो एक उनके माइंड में डाउट क्रिएट होता है, राइट। और बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट होता है उनके और लोगों भगवान के बीच में क्या रिलेशन हो, उनकी लाइफ में एग्जिस्टेंस, फिलोसॉफिकल थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। तो उन्हीं फिलोसॉफिकल थॉट्स को ध्यान में रखते हुए लेटर पार्ट जो है उपनिषद का जो है कंपाइलेशन किया जाता है, उपनिषद डेवलप होता है। ये फिलोसॉफिकल थॉट से डील करते हैं और इन उपनिषद जो है 108 इन नंबर है। ये जो है 800 से लेके 500 BC के अराउंड तक ये लिखा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स, जो भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, हर एक इंडिविजुअल डिफर करता है, सबके अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग चीजें मेंशन की गई हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इंडिया में G20 समिट कंक्लूड हुआ था। उसका थीम जो था वो थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अगर संस्कृत में बोला जाए तो वसुदेव कुटुंबकम हम बार बार यूज करते हैं, राइट, कि अराउंड होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो ये जो उपनिषद में से ही ये जो है आपका वसुदेव कुटुंबकम टर्म लिया गया है। मोर स्पेसिफिक ये जो है महा उपनिषद से लिया गया है, राइट, महा उपनिषद से लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम, जो कि G20 की थीम थी,
जो इंडिया में अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई थी। एंड बियॉन्ड थीम्स लाइक सत्यमेव जयते, हमारे अशोकन एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है, तो विल सी कि वो मुंडका उपनिषद से जो है ये थीम लिया गया है। तो ऐसी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट। ये उपनिषद जनरली जो है, उपनिषद ऐसा टर्म सिग्निफाई करता है कि एक टीचर है, उसके पास में जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन स्टूडेंट्स को टीचर बताता है, लेकिन उनके पास में बैठ के टीचर बहुत ईजियर में, क्योंकि फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही टफ है, इनको ईजियर लैंग्वेज में एक टीचर स्टूडेंट को समझाता है, उन्हीं टीचिंग्स को जो उपनिषद बोलते हैं। एंड उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन ऑफ द पीपल नियर द टीचर फॉर ए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन ऑफ द सीक्रेट फिलोसफिकल नॉलेज। These philosophies were rigid, these philosophies were tough। आपसे अगर ईश्वर के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो इनिशियली अगर आपको ना पता हो तो थोड़ी टफ लगती है कि हमारा पृथ्वी पे जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में टाइम एंड अगेन आते हैं। क्या भूत प्रेत हैं, हमारी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो इन फिलोसफिकल क्वेश्चन को जो है टीचर जो होता था अपने स्टूडेंट को अपने पास बिठा के ईजियर वे में समझाता था, और उसी को जो है उपनिषद बोलते हैं। ऐसे 108 उपनिषद है, राइट। 108 उपनिषद है जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है हिस्ट्री के बारे में मिलती है। नाउ इनिशियली हमने वेद के बारे में डिस्कस किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन्हीं वेद से कुछ उपवेद भी आए, राइट। कुछ उपवेद सब्सिडियरी जो वेद होते हैं उपवेद भी आए, और वन बाय वन उपवेद लाइक जैसे आयुर्वेद, मॉडर्न डे मेडिसिन में आयुर्वेद का यूज किया जाता है, तो ये उपवेद जो है ऋग्वेद से डेवलप हुआ जो कि मेडिकल साइंस से डील करता है। गंधर्व वेद, म्यूजिक की बात करें, गंधर्व वेद अगर म्यूजिक की बात करें तो हमने देखा जो वेद था साम वेद वो म्यूजिक से डील करता था, तो ये उपवेद गंधर्व वेद जो है ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है और ये साम वेद से आया हुआ है। धनुर्वेद, आर्चरी वॉर स्किल से रिलेटेड जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में धनुर्विद्या, पहले लोग वॉर करते थे, बैटल करते थे, तीर धनुष का यूज करते थे, तो ये जो उपवेद है ये यजुर्वेद से आया है। सब्सिक्वेंटली शिल्प वेद जो है आर्ट और स्कल्पचर से किया जाता रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो इसका जो वेद है वो अथर्व वेद से रिलेटेड है। तो ये उपवेद भी जो है एंशिएंट जो वेद में अवेलेबल थे उन्हीं से इनका डेवलपमेंट हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट टर्म जो है वेदांश, वेदांश जो है एक तरह से बोला जाए लिम्ब ऑफ वेदास। वेदांग जो है अभी हमने वेद के बारे में पढ़ा, इनको एक तरह से बोल लो वेद अंग, वेद के अंग यानी कि लिम्स ऑफ वेदास। लिम्स ऑफ वेदास हैं जो कि वैदिक लिटरेचर से डील करते हैं। इन वेद में मैंने डिस्कस किया कि हाइम्स हैं, मंत्र हैं जिनका उच्चारण सही तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। उनकी शब्दावली, एटामोलॉजी जो होता है, इनकी ओरिजिन, जो शब्दावली की ओरिजिन हुई है, वो सारी चीज़ों का सही उच्चारण हो, सही ग्रामर का यूज किया जाए, वो सारा इस वेदांग में मेंशन किया गया है। और कितने तरह के वेदांग हैं? दे आर 6 इन नंबर। पहला जो है शिक्षा है जो कि फोनेटिक्स से है, मंत्रों का सही उच्चारण हो, फोनेटिक्स। दूसरा है कल्प, जो रिचुअल, जो सैक्रिफाइस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सही तरीके से हो, जल कैसे अर्जित करना है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है, दिया कैसे दिखाना है, वो सारी रिचुअल्स जो हैं वो कल्प में मेंशन है। सही ग्रामर का यूज किया जाए उसके लिए व्याकरण जो है तीसरा वेदांग है। जो भी वर्ड्स लिखे गए थे उनकी ओरिजिन दैट इज एटामोलॉजी, उनको निरुक्त वेदांग में रखा गया है। छंद में मैट्रिक्स और ज्योतिष में जो है, ज्योतिष वेदांग में जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिस्कस किया है। तो दीज आर उपवेदास एंड वेदांस जो कि वेदास से ही डेवलप हुए। इनके बारे में हम चैप्टर 4-5 में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वैदिक सोसाइटी के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट ये मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये सारे ही लिटरेरी सोर्सेज जो कि रिलीजियस इन नेचर हैं वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हमने वेद के बारे में देख लिया। सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे लेटर जो है, लेटर पार्ट में जो है स्मृतिस का डेवलपमेंट होता है। स्मृतिस से पहले श्रुति हैं, वेदांत को जो है श्रुति बोलते हैं। जो भी वेदास हुए जो कि ऐसा बोला जाता है भगवान के द्वारा ही दिया गया, श्रुतिस हैं, ऑथेंटिकेटेड वो चीज़ें हैं। और सब्सिक्वेंटली जो स्मृतिस हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसानों द्वारा डेवलप किया गया। जैसे मनुस्मृति के बारे में हम पढ़ेंगे, मनुस्मृति के बारे में पढ़ते हैं कि पहली ऐसी बुक है
जो आज का मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस टाइम पीरियड पे, एंशिएंट टाइम पीरियड पे मनुस्मृति समझ लो आप, एक तरह से ह्यूमन लीगल सिस्टम या हिंदू लीगल सिस्टम था, जो सोसाइटी में क्या लॉ एंड ऑर्डर हो, कैसे हायरार्की हो, लोग कैसे सोसाइटी कैसे गवर्न हो, मनुस्मृति में अवेलेबल थी। तो ये मनुस्मृति भी पास्ट इवेंट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। वैसे कुछ और स्मृतिज हैं, जैसे आपकी नारद स्मृति हुई, प्रसार स्मृति हुई, जो कि गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करती है। सब्सिक्वेंटली बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये भी गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं। तो दीज आर द रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड सब्सिक्वेंट पुराण्स के बारे में हमने देखा था कि ऐसे 18 पुराण है, देयर आर 18 पुराण। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए हाउ मेनी पुराण्स आर देयर, तो देयर आर 18 पुराण, 108 उपनिषद्स, राइट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फैक्चुअली। तो दे आर 18 पुराण्स जो कि 1 by 1 जो है जो भी लिखी गई हैं, इनमें किंग्स के बारे में बताया गया है, ओरिजिन ऑफ गॉड, जीनियोलॉजी के बारे में बताया गया है, यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया है। तो लेटर पार्ट जो इनका मानवंतार है उसमें जो है बहुत सारे रूलिंग डायनेस्टी अप टिल गुप्ता एज, गुप्ता टाइम पीरियड तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये पुराण जो है 1 by 1 जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। और पुराण का एक और स्पेसिफिक फीचर है कि यहाँ पे जो है ये पुराण जो है 4 एजेस के बारे में हमें बताता है। जैसे अभी जो मॉडर्न डे का टाइम है, हमें बोलते कलयुग चला आ रहा है, बहुत पाप है, राइट। ऐसे 4 पार्ट में पुराण में ऐसा टाइम पीरियड को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला जो था सतयुग था, यहाँ पे बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यहाँ पे कुछ भी कोई लोग झूठ नहीं बोलते थे, पाप नहीं करते थे। और ग्रेजुअली टाइम सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग, और अभी जो है कली युग है, लास्ट टाइम पीरियड है। तो ग्रेजुअली जो पाप है वो धीरे धीरे हर एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ता आएगा, राइट। इन कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग या STDK, ऐसे टाइम पीरियड क्लासिफाई होता है। तो ऐसे पुराण में जो है ये सारी चीजों के बारे में जो है मेंशन किया गया है। नाउ बियॉन्ड दिस वेद, उपवेद, वेदांग्स एंड पुराण्स, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर है जो पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, वो है महाकाव्यस। महाकाव्यस क्या है? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण और महाभारत को जो महाकाव्य बोला जाता है। तो दिस रामायण एंड महाभारत, दिस ग्रेट एपिक्स आर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज जो कि पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। जैसे रामायण की अगर हम बात करें तो इट डील्स विथ भगवान राम एंड सीता, भगवान राम और सीता के बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड विल सी कि भगवान राम के बारे में मेंशन किया जाता है कि कोशाला किंगडम से, जो आज का मॉडर्न डे अयोध्या है, वो कहीं ना कहीं कोशाला किंगडम का पार्ट था। और जो गॉडेस सीता है, सीता माता, उनको जो विदेह की किंगडम से बोला जाता है। तो ये जनपद के बारे में भी, जो महाजनपद के बारे में भी रामायण जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रामायण को जो है वाल्मीकि जी ने लिखा था, राइट। रामायण वाज कंपाइल्ड बाय वाल्मीकि, और इन्होंने जो है इनिशियली सिर्फ 6000 वर्सेस ही रामायण के लिखे थे, राइट। लेकिन जो कोई फाइनल कंपाइल्ड रामायण है वो, उसमें अभी जो है 24,000 वर्सेस हैं, 24,000 चौपाइयाँ हैं। तो इनिशियली वाल्मीकि ने सिर्फ 6000 ये आपकी जो वर्सेस हैं वाल्मीकि ने दी थी, लेटर जो है अभी 24,000 वर्सेस हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है। और रामायण का जो कंपाइलेशन हुआ, तो ये बोलते हैं 5th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक 5 स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो रामायण बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देता है। एंड सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महाकाव्य है वो है महाभारत। महाभारत भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी इंफॉर्मेशन है, राइट। महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत वाज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। जब महाभारत लिखी गई तो ओरिजिनली जो है इसमें सिर्फ 8,800 वर्सेस वर देयर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, राइट। और इसको तब क्या बोला जाता था? जय संहिता बोला जाता था, राइट। इनिशियली इसको जय संहिता बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रीलिम्स में, वनडे एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में जय संहिता किससे एसोसिएटेड, दे यूजुअली आस्क इन द एग्जामिनेशंस, राइट। और लेटर कुछ और जो वर्सेस महाभारत के इस सेकंड पार्ट में कंपाइल किए गए, इसमें जो है इनको 8,800 से रेज करके अराउंड 24,000 वर्सेस वर एडेड, और उनको फिर लेटर जो भारत संहिता बोला गया। एंड लेटर अराउंड 1 लाख वर्सेस, जब 1 लाख वर्सेस इसमें ऐड कर दिए गए तो इसको जो महाभारत का जो है नाम दिया गया है। तो महाभारत में ऐसे कि कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी।
तो पांचाल रीजन के बारे में, जो आज का जो मॉडर्न डे मेरठ, हस्तिनापुर, दिल्ली का जो रीजन है, वो सारा महाभारत की टाइम इवेंट में कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो बहुत सारे महाजनपद की इंफॉर्मेशन महाभारत में मिलती है। ऐसा बोला जाता है कि महाभारत की जो इवेंट हुआ था वो 950 BC के अराउंड महाभारत हुआ था। महाभारत का जो बैटल, आज का मॉडर्न डे जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का कुरु रीजन, वहां पे जो है महाभारत हुआ था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें महाभारत से मिल जाती है। कुछ फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में भी महाभारत पे मेंशन किया गया है, राइट। तो महाभारत और रामायण इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें पास्ट में जो भी उस समय की रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो भी जोग्राफिकल रीजन थे, उनके बारे में वन बाय वन जो है ये जो है हमें महाभारत और रामायण जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर जो बेसिकली वैदिक लिटरेचर से जुड़ी थी, उनके बारे में हमने देखा। वेद क्या होते हैं, 4 तरह के वेद थे जो सोसाइटी के बारे में बता रही हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है, जो कि वेद में जो भी, हर एक वेद में जो भी हाइम्स दिए गए उनको ईजियर वे में ब्राह्मण्स और आरण्यक बताते हैं। एंड लेटर कुछ फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में देखा जो कि उपनिषद में मेंशन है। और उपनिषद में बहुत सारे किंग्स, डायनेस्टीज के बारे में बताया गया जो कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। वेदांत के बारे में हमने देखा, उपवेद लाइक गंधर्व वेद, शिल्प वेद, राइट, आयुर्वेद, इनके बारे में देखा। तो ये सारी वैदिक टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है। नाउ अब जो है बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं। सेकंड सब्सिक्वेंट रिलीजन जो कि इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देता है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिज्म की शुरुआत जो गौतम बुद्ध से हुई थी, गौतम बुद्ध का बर्थ 563 BC में हुआ था। उनके डिमाइस के बाद जो उनके स्टूडेंट थे, उनके माइंड में ये आया कि आखिर गौतम बुद्ध का डिमाइस हो चुका, उनकी डेथ हो चुकी, तो बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध ने जो भी प्रीचिंग्स दी थी, जो भी लोगों को बताया था, उसको कंपाइल करके रखा जाए ताकि लोगों को बाद में जरूरत पड़े। उन्हीं गौतम बुद्ध की कंपाइलेशन को जो है त्रिपिटकास बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने जो भी बोला, जैसे सुत्त पिटका में गौतम बुद्ध ने जो भी बोला वो सुत्त पिटका में कंपाइल किया गया। त्रिपिटकास जो है एक कंपाइलेशन ऑफ 3 बुक्स हैं, जिसमें एक आपका, हम जब बुद्धिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो विल सी सुत्त पिटका है, दूसरा आपका विनय पिटका है, एंड थर्ड अभिधम्म पिटका। तो यूजुअली वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटकास किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से, या फिर सब्सिक्वेंट किसी और रिलीजन से। तो वंस यू आर अवेयर कि त्रिपिटकास जो थे ये 3 सेट ऑफ बुक्स हैं या लिटरेचरी सोर्सेस हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिसमें विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका जो है ये बुक्स अवेलेबल है। नाउ ऐसा डिस्कस कि गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जो एक बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी कि बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोपेगेट किया जाए सोसाइटी में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 किताबें लिखी गई, विनय पिटका और सुत्त पिटका। सुत्त पिटका जो है बुद्धिस्ट, गौतम बुद्ध ने जो भी कहा, जो भी प्रवचन दिए, वो सुत्त पिटका में रखा गया है। और बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए धामा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मोनेस्टिक जो भी साधु संत थे वो आते थे, उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको जो विनय पिटका में रखा गया है। एंड लेटर कुछ जो डिसिप्लिनरी कोड हैं वो अभिधम्म पिटका में हम लेटर देखेंगे। वो सारी चीज़ें जो है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटका में लिखी गई हैं। लेकिन ये लिटरेरी जो सोर्सेस हैं बियॉन्ड रिलीजियस नेचर के होने के बावजूद बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम की जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन थी सोसाइटी की, जो भी रूलिंग किंग्स से, डायनेस्टीज से, उनके बारे में ये सोर्सेज जो है हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। त्रिपिटकास की अगर बात की जाए, इन बुक्स की बात की जाए, तो ये पाली लैंग्वेज में जो है लिखी गई है और इनको जो है पाली कैनॉन बोलते हैं, राइट। तो सब्सिक्वेंट ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती हैं। एज ए डिस्कस कि विनय पिटका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनसे डील करते हैं। सुत्त पिटका जो है रिलीजियस टीचिंग है जो गौतम बुद्ध ने कहा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अभिधम्म पिटका जो है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में मेंशन किया जाता है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जातकास के बारे में मैंने इनिशियल डिस्कस किया था कि जातकास क्या होते हैं। जातकास जनरली वो बुक है जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है, यानी कि गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले उन्होंने अराउंड 550 बार बर्थ लिया था, अलग अलग रीजन, अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग किंगडम में लिया था। तो उन सारे
बर्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जातकास में मिलती है, और इन जातकास के थ्रू ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तब हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में डायनेस्टीज, रीजन, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, सबकी जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू दिस जातकास हमें मिलती है। सब्सिक्वेंट जो अगला बुद्धिस्ट लिटरेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिलिंदा पानो। अब ये मिलिंदा पानो जो है एक ग्रीक लीडर थे मेनांडर, उनसे रिलेटेड है। वो इंडिया में आते हैं और अपने आप को जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेनांडर जो हैं ये अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इनका कन्वर्जन जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेन, राइट। ये यूपी पीसीएस में जो है दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन 2023 प्रीलिम्स कि किसको जो है मिनांडर को किस जो बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो कन्वर्ट किया था, नागसेन, नागार्जुन, नागदेव, ऐसे करके 4 ऑप्शन डाले थे। तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मिनांडर को जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट नागसेन किया था, और इनकी जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है, इन्हीं का कंपाइलेशन का जो बुक है उसको जो है मिलिंदा पानो बोलते हैं, राइट। मिलिंदा पानो बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी सोर्स है जो सिर्फ इनके कन्वर्सेशन को ही नहीं बताता है, रेदर उस टाइम की सोसाइटी जो थी उसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। सब्सिक्वेंटली दिव्य वादना जो है, आज का जो मॉडर्न डे तिब्बत है, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था, दिव्य वादना जो जिसको बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में देता है। अंगुतर निकाय एक ऐसा इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो महाजनपद, जो 16 महाजनपद, हम लेटर जब डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद के बारे में, मगध के बारे में पढ़ेंगे, वैशाली के बारे में पढ़ेंगे, अवंती के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो महाजनपद हैं उनका मेंशनिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर जतीस अंगुतर निकाय में मेंशन किया गया है कि तब की सोसाइटी, ये महाजनपद कैसे थे, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी है। यूजुअली पूछा जाता है फैक्चुअल पार्ट में कि कौन कौन से सोर्सेज जो है महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बुद्धिस्ट में आपका जो अंगुतर निकाय है। जैन लिटरेचर के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र है जो कि 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये फैक्चुअल पार्ट में प्रीलिम्स में इनसे बेस्ड क्वेश्चन जनरली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक लिटरेचर जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन न सिर्फ रिलीजन के बारे में बल्कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी 1 by 1 हमें जो है प्रोवाइड करा देता है। एंड सब्सिक्वेंटली जब हम जैन टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, जैन रिलीजन के बारे में देखेंगे, तो एज सिमिलर टू बुद्धिज्म वर्धमान महावीर के बाद भी जैन लिटरेचर के प्रोपगेशन के लिए बहुत सारे लिटरेचर्स को कंपाइल किया गया, और इन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट को जो है जैन आगमास बोलते हैं, राइट। इन्हीं जैन लिटरेचर को जो है जैन आगमास बोलते हैं कि वर्धमान महावीर ने जो भी चीज़ें बोली वो इन आगमास में कंपाइल की, या आगम बोलते हैं। बहुत सारे नॉन कैनोनिकल लिटरेचर वर्क्स हैं जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें 1 by 1 जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं ये सिर्फ बुद्धिज्म में, जैसा मैंने डिस्कस किया, कि सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं बताते हैं, रेदर जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, जो भी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस थे, लोगों का रहन सहन था, लोगों की भाषाएं थी, उनके बारे में मेंशन किया गया है। जैसे हमने बुद्धिज्म में डिस्कस किया कि पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। जैनिज्म लिटरेचर में अर्ध मगधी जो आज का मॉडर्न डे बिहारी लैंग्वेज है, उसमें जनरली जो वर्धमान महावीर कम्युनिकेट करते थे, आम लोगों की जनमानस की वो लैंग्वेज थी, भाषा थी, तो समझने में आसानी होती थी। तो ये लैंग्वेज का डिस्टिंक्शन था। तो इससे जो है इन सारे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। ना जो हमने त्रिपिटक के बारे में अभी डिस्कस किया, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड लिटरेचर है, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी में अब इन डिटेल क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो सुत्त इन सब जो है, इन सारे जो टर्मिनोलॉजीज दी गई इस पे इन डेप्थ ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है कि त्रिपिटकास को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सुत्त पिटका जिसमें गौतम बुद्ध की जो प्रीचिंग्स थी, जो भी उन्होंने मंत्र, जो भी चीज़ें लोगों को बताई, उनको कंपाइल किया गया। एंड सब्सिक्वेंट इनका फर्दर डिवीजन जो है ऐसे हुआ। दिग्निकाय
जो लॉन्ग डिस्कोर्सेस थे, बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन या लंबे मंत्र या उच्चारण उन्होंने गौतम बुद्ध ने दिए, वो दिग निकाय में कंपाइल हैं। जो मीडियम लेंथ के डिस्कोर्सेस थे उनको मजमा निकाय बोलते हैं, जो छोटे डिस्कोर्सेस हैं वो संयुक्त निकाय बोलते हैं। एंड जो अंगुत्तर निकाय अभी हमने देखा कि इनमें जो है 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है, ये ग्रेजुअल डिस्कोर्सेस है, तो इनमें जो है एज यूजुअल इनको ऐसे कंपाइल अप किया गया है। सब्सिक्वेंटली विनय पिटका जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जो भी मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स रहते थे उनसे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन है, अगर वो कुछ ऑफेंस कर रहे हैं तो उन ऑफेंस से क्या पनिशमेंट हो या कौन कौन से ऑफेंस है वो इस प्रजिका पाली में मेंशन किए गए, कौन कौन सी माइनर ऑफेंसेस है, छोटे छोटे जो ऑफेंस कर रहे हैं वो सारी मेंशन की गई हैं। डिसिप्लिन का एपिटोम क्या वो परिवारा ऑफ विनय पिटका में दिया गया है। और सब्सिक्वेंटली ऐसे ही ये सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनको जो है सब्सिक्वेंटली डिवाइड किया गया है, मोर इन एलेबोरेट है। जनरली जो है एडवांस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी में इन क्वेश्चंस को जो है पूछा जाता है। नाउ अब तक हमने रिलीजियस सोर्सेज को डील कर लिया, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक सोसाइटी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन तीन के बारे में देख लिया। अब हम नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज के बारे में देखते हैं, जो जिनका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं, ये सेकुलर इन नेचर है, या तो किसी रूलिंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे कोई ऑथर है जिसको पैटर्नाइज किया गया था, उसने कुछ लिखे हैं, या इंडिविजुअली किसी ऑथर ने लिखी हैं लेकिन उस टाइम के किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये लिटरेरी सोर्सेज भी पास में हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है पननी द्वारा लिखा गया था और ये जो है ओल्डेस्ट बुक है ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर। अष्टाध्यायी जो है ओल्डेस्ट बुक है ऑन ग्रामर एंड लिटरेचर, और ये बियॉन्ड अपने कोर कॉम्पिटेंसेस ग्रामर और लिटरेचर के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो प्री मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशंस के बारे में अष्टाध्यायी में मेंशन है। सब्सिक्वेंटली अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र को जो कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य ने मॉडर्न डायनेस्टी में जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनको जो है अर्थशास्त्र में मेंशन किया है। नाउ मॉडर्न डायनेस्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मॉडर्न डायनेस्टी से पहले नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी मॉडर्न डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। तो इस पूरे इवेंट को इस बुक मुद्रा राक्षसा में जो है, जो कि विशाखा दत्त ने लिखी है, गुप्ता टाइम पीरियड पे बुक लिखी गई है, लेकिन ये बताती किस इवेंट को है, ये मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताती कि कैसे चाणक्य ने, कौटिल्य ने, चाणक्य का नाम एक कौटिल्य था, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट में। सब्सिक्वेंटली कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे गार्गी संहिता है, ये इंडिया में यवंस के अराइवल के बारे में बताती है, राइट। एंड प्रोसीडिंग फर्दर, गुप्ता डायनेस्टी में जो है चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे नवरत्नों में से एक, नवरत्न जो थे 9 ज्वेल्स, 9 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में से एक थे कालिदास। कालिदास ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जैसे अभिजान शकुंतलम, मालवा अग्निमित्रम, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। गुप्ता डायनेस्टी के अलावा ये जो बुक है मालविका अग्निमित्रम, राइट, इसमें जो किंग है ये मालविका और अग्निमित्र के बारे में ये बुक डील करती है, जिसमें जो अग्निमित्र हैं ये शुंगा डायनेस्टी के रूलर हैं पुष्यमुत्र शुंगा, राइट। शुंगा डायनेस्टी के रूलर हैं पुष्यमुत्र शुंगा, इनके बेटे के से रिलेटेड ये बुक है मालविका अग्निमित्रम, राइट, एक रोमांटिक जो भी स्टोरी है। एंड बियॉन्ड ये बुक जो है पुष्यमुत्र शुंगा और यवंस के बीच में जो बैटल हुआ तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यू कैन सी कि कालिदास जो कि गुप्ता टाइम पीरियड पे थे, लेकिन इन्होंने जो बुक ये मालविका अग्निमित्रम, अभिजान शकुंतलम लिखी है, ये गुप्ता टाइम पीरियड के अलावा भी शुंगा डायनेस्टी, प्रीवियस जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में भी ये बुक जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। सब्सिक्वेंटली कुछ और बुक्स हैं जैसे किंग हर्षवर्धन थे, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी जैसे कि नागनंदा है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे हर्षवर्धन ने लिखी थी। ये फैक्चुअल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, तो यू नीड टू क्रैम दिस फैक्ट्स ओवर हियर। तो ये बुक्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। बियॉन्ड हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी है जिसको हर्षचरिता बोलते हैं, इसको बाण भट्ट ने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी, और उसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है बाण भट्ट ने हमें प्रोवाइड की है। इसमें इनके मिलिट्री एक्सपर्ट
एक्सपेडिशन के बारे में जो है हर्षचरिता में लिखा गया है, राइट। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, उस टाइम की जो भी सोसाइटी थी, इन्होंने कहाँ कहाँ किया एक्सपेडिशन किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें हर्षचरिता में मिल जाती है। सब्सिक्वेंटली कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये गौदबाहो एक बुक है जो कि वाका पतिराज ने लिखी थी। ये आज का जो मॉडर्न डे कन्नौज रीजन है उत्तर प्रदेश में, राइट। हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे कन्नौज रीजन जो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ पे पाला प्रतिहारास राष्ट्रकूटास के बीच में स्ट्रगल होता है। तो यहीं के एक रूलर थे यशोवर्मन, यशोवर्मन से ये बुक डील करती है गौदबाहो। और गौदबाहो का मतलब होता है गौड़ वध, गौड़ की हत्या, गौड़ वध, राइट। इसीलिए इस बुक का नाम गौदबाहो रखा गया है। इसमें ये मेंशन किया गया कि किंग यशोवर्मन जो है ये गौड़ रूलर की हत्या कर देते हैं, राइट। सब कुछ उनको हरा देते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वाकापतिराज ने जो है इसके बुक में जो है लिखी है। सब्सिक्वेंटली ये सारी किताबें बुक्स हैं जो पास में लिखी गई हैं 1 by 1, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास में प्रोवाइड कराती हैं। एंड बियॉन्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, जिसे ऐसे बोला जाए कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे हिस्टोरिकल बुक जो लिखी गई थी वो थी रजत रंगनी। रजत रंगनी को जो है कलहना जी ने लिखा हुआ है, राइट। 12th century AD में जो है रजत रंगनी एज एन बुक, इट वॉज बींग रिटन बाई कलहना इन 12th century AD, और ये डील करती है कश्मीर में जो भी रूलर्स थे, राइट, उनकी क्रोनोलॉजिकल इवेंट के डेवलपमेंट के जो पास में रूल्स थे, जो अप टिल 12th century AD जो भी रूलर्स थे उनके बारे में रजत रंगनी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कश्मीर के रूलर्स के बारे में जो कलहना ने लिखी है। तो ये रजत रंगनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हिस्टोरिकल इवेंट्स को 1 by 1 जो है प्रोवाइड कराती है, राइट। सब्सिक्वेंटली रामचरित है जो कि पाला रूलर ऑफ बंगाल के बारे में, रामपाल जो उस टाइम के रूलर थे, पाला डायनेस्टी जो कि बंगाल में रूल कर रही थी, राइट, उसके बारे में संध्याकर द्वारा जो नंदीस के द्वारा जो ये रामचरित लिखी गई थी, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे ये सारे लिटरेचरी सोर्सेज है जो कि जिनके राइटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि पास में एंशिएंट इंडिया के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। एग्जामिनेशन में जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कंपाइल करके फैक्चुअल पार्ट में ये आपको इस बुक में यहाँ पे जो है डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आपकी जो है अवेयरनेस हो सके और फैक्चुअल पार्ट भी आपका स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो आज का मॉडर्न डे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, ये एंशिएंट टाइम पीरियड पे यहाँ पे जो भी डायनेस्टीज रूल कर रही थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरली जो है संगम टेक्स्ट से मिलता है, राइट। संगम टेक्स्ट से, इस संगम एसोसिएशन में बहुत सारी कंपाइलेशन की गई हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसमें बहुत सारे रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। संगम यहाँ पे ऐसे टर्म एसोसिएट करता है एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, राइट। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है पांड्यास थे, राइट, पांड्यास जो रूल कर रहे थे उनके पैटर्नेज में ये संगम एसोसिएशन हुआ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑथर्स, पोएट्स या जो भी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स थे वो इस संगम एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते थे। और उस टाइम की जो भी रूलिंग डायनेस्टी थी, जैसे चोलाज हुए, चेराज हुए, पांड्याज हुए, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन संगम एसोसिएशन में लिखी गई। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक्स जो लिखे गए वो एज डिस्प्लेड यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक शिल्पाधिकारम, मणिमेकलई, इसको जो है इलाना अदिगल ने लिखा, शीतल सतनार ने जो है मणिमेकलई के बारे में लिखा, एक रोमांटिक लव स्टोरी है, राइट। ये पांड्यन रूलर, उस टाइम के जो रूलर्स हैं उनके बारे में बताती है। तोल्कापियम जो है एक तमिल ग्रामर है, जो इसको तोल्कापियार ने लिखी थी, जो कि ग्रामर और पोइट्री से डील करती है। इनके कोर, ये जो सब्जेक्ट मैटर, जो कोर हिंट है, इनके अलावा एज आई डिस्कस की इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि ये सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम के जो रूलिंग डायनेस्टी, एज आई मेंशन, चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में बुक्स जो हैं, जो कि संगम टाइम पीरियड में लिखी गई थी, राइट फ्रॉम 1st century BC टू 3rd century AD के टाइम पीरियड पे इन बुक्स का कंपाइलेशन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लिटरेचर्स हो जाती हैं जो पास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है 1 by 1 प्रोवाइड करती हैं। नाउ
प्रोसीड करें। अब तक हमने इंडिजिनस सोर्सेस के बारे में देखा, अब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जो है इंडिया में जो है फॉरेन इन्वेडर्स आए, अपने साथ बहुत सारे ऑथर्स या कुछ जो ट्रैवलर्स इंडिया में रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आए, लेकिन रिलीजियस ऑब्जर्वेशन के अलावा जो इंडिया में जो भी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन थी उनको ऑब्जर्व किया और अपनी जो है बुक्स ऑथर की। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स के भी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसा हमने अपने लेक्चर 1 में देखा था कि हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को बोला जाता है। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी हिस्ट्रीज। ऑल्दो हेरोडोटस इंडिया में नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी इस बुक हिस्ट्रीज में दी थी, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है अगर हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना हो। चंद्रगुप्त मौर्य और एक सेल्यूकस निकेटर के बीच में बैटल होता है। मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है और सेल्यूकस निकेटर जो हार जाते हैं और इन द टर्न जो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजते हैं। तो मेगास्थनीज जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इंडिका। इंडिका में इन्होंने जो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। यहाँ पे स्लेवरी थी या नहीं थी, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे, यहाँ पे लोग चोरी करते थे या नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम था या नहीं था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मेगास्थनीज के इंडिका में मिल जाती है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली एक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक बुक लिखी गई थी। इस बुक के ऑथर जो है अननोन है, किसने लिखी है अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस बुक में ऐसा माना जाता है कोई ट्रैवलर था, शिप पे जो सेल कर रहा था और इंडियन कोस्ट पे आ जाता है। पेरिप्लस एक तरह से वो है और एरिथ्रियन का मतलब यहाँ पर रेड सी है। रेड सी में नेविगेट करते करते कोई इंडियन कोस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट पर नेविगेट करने के लिए किताब लिखी गई है। लेकिन ये बुक जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडियन पोर्ट्स के बारे में बताती है, इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशन उस टाइम पीरियड पे रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से मिल जाती है। सब्सिक्वेंटली कुछ जो सुमाचीन है, ये जो फादर ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में इनको फादर बोला जाता है, इन्होंने भी अपनी बुक में जो है इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। गुप्ता डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त II। इनके टाइम पीरियड पे फाहिम जो इंडिया आते हैं, इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गुप्ता टाइम पीरियड में जो भी रूलिंग गवर्नेंस था, कैसे कैटेगराइजेशन था गवर्नेंस का, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, उनका और रिलेशन जो है किंग्स के साथ कैसा था, फाहिम ने ये सारी चीज़ें मेंशन की है। ह्यूत्सांग ऐसा मेंशन किंग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे और इनकी बुक जो है CU की, इस बुक पे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किताब से मिल जाती है। इत्सिंग जो है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में मतलब स्टे किया लंबे टाइम तक, तो इन्होंने अपनी बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारे ही राइटर्स जो थे जो इंडिया में आए, इन्होंने बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है अपनी बुक में जो है इंडिया के बारे में लिखी थी। सब्सिक्वेंटली अल मसूदी जो है राष्ट्रकूता डायनेस्टी जो है, राइट, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में राष्ट्रकूता डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसके बारे में अल मसूदी ने इंडिया में 2 साल रहते हुए बहुत अपनी किताब में लिखा है। सब्सिक्वेंट जो प्री मेडिवल टाइम पीरियड है, राइट, 7 to 8 सेंचुरी में जब अरब्स और टर्क्स का अराइवल होता है एंड सब्सिक्वेंटली मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी जो इंडिया में इन्वेट करते हैं, तो अलबरूनी भी इंडिया में आते हैं उन इन्वेडर्स के साथ और अपनी बुक लिखते हैं किताबुल हिंद। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया है और सब्सिक्वेंटली इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बताया है, राइट। तो ये सारे फॉरेन ट्रैवलर्स की जो बुक्स हैं जो भी इन्होंने लिखी हैं, वो एक सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हैं जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंट्री के बारे में, पास्ट में क्या हुआ था, ये सारी अवेलेबल है। सब्सिक्वेंटली दीज आर द मोर राइटर्स जो कि 6th सेंचुरी BC में किंग डेरियस के टाइम में स्काइलक्स आए, एज ए डिस्कस डायनेसिस जो थे आपके जो है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, बिंदुसार जो रिलीजन थे रूलर थे उनके टाइम पीरियड पे आए, फाहिम जो है ये आपके गुप्ता टाइम पीरियड पे आए, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मतलब ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग कंट्रीज से आए। इन्होंने अपनी बुक्स लिखी और इस बुक्स में इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है प्रोवाइड की। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। तो ये चैप्टर 1 जो है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ
एंशिएंट हिस्ट्री जो हमें सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन जो है अपने इस चैप्टर में प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ चैप्टर है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। हर एक एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग और एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी हमने फैक्चुअल पार्ट डील किया, किस बुक को कौन से ऑथर ने डील किया, उस बुक में किस डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया है, कौन से रिलीजियस बुक किस लिए डील करती है, सब्सिक्वेंट इसको हम और एलिबोरेट इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में देखेंगे, पर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन। If you have liked it, then please do like and subscribe and give us the feedback in the comment box. Till then, goodbye and all the best.